अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर जलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फोक पाकिस्तान। इस वीडियो में हम बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से सामने आने वाले दो मुतज़ाद बयानात पर। हुकूमत का ये कहना है कि अपोजिशन एनआरओ मांग रही है, जबकि अपोजिशन का कहना है कि हमने हुकूमत से कभी भी एनआरओ नहीं मांगा। इस वीडियो में मैं आपको सबूतों के साथ ये बताऊंगा कि अपोजिशन हुकूमत से किस अंदाज में एनआरओ मांग रही है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फोक पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर दबाइए। नाज़रीन, बात हो रही थी एनआरओ की। हुकूमत कहती है कि अपोजिशन एनआरओ मांग रही है, जबकि अपोजिशन का ये दावा है कि हमने कभी भी एनआरओ नहीं मांगा। तो फिर हकीकत क्या है? बात शुरू होती है नैब के कानून में तरमीम के मामले से। जब हुकूमत ने फैटफ के लिए कानून साजी शुरू की तो अपोजिशन से उसमें मदद के लिए कहा, जिसके बदले में अपोजिशन ने यह कहा कि नैब के कानून में चंद तरमीम कर दी जाए। वो तरमीम क्या थी? इस वीडियो में आपको उन्हीं तरमीम के बारे में बताएंगे जो अपोजिशन ने सजेस्ट की थी हुकूमत को। ये तरमीम सुनने के बाद आपने खुद अंदाज़ा करना है कि ये एनआरओ था या नहीं था। अपोजिशन की जानब से नैब कानून में जो तरमीम सजेस्ट की गई हैं उनमें से 4 ऐसी हैं जो स्पेसिफ़िकली नैब के चेयरमैन के हवाले से हैं। इन तरमीम में जो पहली तरमीम है वो ये है कि नैब के चेयरमैन पार्लियामेंट को अपनी सालाना रिपोर्ट पेश करेंगे। इस तरमीम में मसला क्या है? मसला ये है कि नैब कौमी एहतसाब ब्यूरो एक आज़ाद अदारा है। जब एक आज़ाद अदारे के सरबराह को आप आइनी तौर पर बाउंड कर देंगे कि वो पार्लियामेंट को जवाब दें, तो फिर उस अदारे के लिए आज़ाद रहकर काम करना मुश्किल हो जाएगा। पार्लियामेंट में कौन लोग बैठे हैं? पार्लियामेंट में वो लोग बैठे हैं जिनके केसेस नैब सुनता है। और जब नैब को ही आप ये बाउंड कर देंगे कि वो उन लोगों के सामने आकर जवाब दे कि उसने पिछले 1 साल में क्या क्या किया है, तो नैब के लिए काम करना यकीनन मुश्किल हो जाएगा। जो दूसरी तरमीम है वो भी नैब के चेयरमैन के हवाले से है, जिसमें ये तजवीज़ दी गई है कि नैब के चेयरमैन की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल कर दी जाए। अब होता क्या है, जब नैब का नया चेयरमैन आता है तो उसको अदारे को समझने में, अदारे के स्ट्रक्चर को समझने में और तमाम केसेस को मुकम्मल तौर पर समझने में तकरीबन कई साल लग जाते हैं। लेकिन जब आप उसकी मुद्दत मुलाजमत ही इतनी कम कर देंगे कि इससे पहले कि वो नैब के अदारे को मुकम्मल तौर पर समझ सके, वहाँ पे अपनी गिरफ्त बना सके, उसकी मुद्दत मुलाजमत ही ख़त्म हो जाएगी। मुद्दत मुलाजमत के हवाले से ही दूसरी तरमीम पेश की गई, जिसमें यह कहा गया कि नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। मतलब कि अगर नैब का चेयरमैन 3 साल के लिए आया है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, कौमी दौलत जो लूटी गई दौलत है वो वापस लेकर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं की जाएगी और 3 साल के बाद उसको घर जाना ही होगा। चौथी तरमीम भी नैब के चेयरमैन के हवाले से, और वो ये है कि नैब के चेयरमैन बतौर अदारा के सरबराह किसी के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं कर सकते। मतलब अगर किसी ने मुल्क और कौम की दौलत लूटी है, नैब को पता चल गया, सबूत आ गए, नैब उसे बुलाता है, वो नैब के सामने पेश नहीं होता, तो नैब के चेयरमैन जो अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं वो उसके वारंट गिरफ्तारी जारी करते हैं, उसको पकड़कर नैब में लाया जाता है और उससे पूछ गूछ की जाती है। अब ऐसा नहीं होगा। अपोजिशन ये चाहती थी कि नैब के चेयरमैन से ये इख्तियारात वापस ले लिए जाएँ। इसके अलावा मज़ीद भी ऐसी बहुत सी तरमीम हैं जो नैब के कानून में पेश की गई, तजवीज़ की गई कि नैब के कानून में ये तरमीम कर दी जाएँ। उनमें जो अगली तरमीम है जो नैब के कानून में पेश की गई वो ये था कि नैब 1999 से कबल लागू नहीं होता, नैब के कवानीन लागू होंगे 1999 के बाद से। मतलब कि 1999 से पहले के जो केसेस हैं वो नैब नहीं सुन सकता। पहले के केसेस क्या हैं? चौधरी शुगर मिल का केस, इसके अलावा जो कर्ज़े माफ़ करवाए गए, तो इस तरह के केसेस ख़ासकर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इसके जो मरकज़ी कायदीन हैं वो इस शिक के लागू होने से इन तमाम मामलात से बच सकते थे, नैब की गिरफ्त में आने से बच सकते थे। जो दूसरी तजवीज़ पेश की गई नैब के कानून में बुनियादी और बड़ी तरमीम थी वो ये थी कि नैब 5 साल से पुराने केसेस नहीं सुन सकता। मतलब कि अभी 2020 चल रहा है, 2021 शुरू होने वाला है, तो 2020
और 2021 मतलब कि 2015 से कबल के करप्शन के केसेस नैब नहीं सुनेगा। जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में करप्शन की, जिन्होंने जरदारी के दौर में करप्शन की और जिन्होंने नवाज शरीफ के दौर में करप्शन की, वो तमाम तर लोग इस शिक के मंजूर होने से तमाम केसेस से बरी हो सकते थे। तो ये तजवीज़ भी पेश की गई। इसके अलावा नैब का जो सेक्शन 9 है उसमें भी तरमीम तजवीज़ की गई। अब सेक्शन 9 क्या है? सेक्शन 9 में 12 जुराइम की तारीफ़ की गई है जिनको नैब डील करता है, और अपोजिशन ये चाहती थी कि उन 12 जराइम में से 6 जराइम को निकाल दिया जाए। मसलन कि उस सेक्शन 9 में सिर्फ 6 जराइम बाकी बचें और 6 जराइम को ख़त्म कर दिया जाए और नैब के इख्तियारात को मज़ीद कम कर दिया जाए। नैब की जो सेक्शन 9 की तरमीम थी, इसके साथ साथ जो तरमीम पेश की गई उसमें यह कहा गया कि नैब टैक्स के मामलात को ना देखे। अब बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें टैक्स चोरी किया गया और नैब के पास वो केसेस हैं, तो नैब टैक्स के मामलात को ना देख सके। जो दूसरा ये था कि नैब जिन्होंने जानबूझकर ख़ुद को दिवालिया ज़ाहिर किया, वो भी नैब के वो उनके केसेस भी नैब ना सुने। अब ये क्या मामला है? ये जो बड़े हमारे सियासतदान हैं, ये क्या करते हैं? ये बैंकों से लेते हैं कर्ज़े, अपनी एक फैक्ट्री बनाते हैं, उसके नाम पर बैंकों से कर्ज़े लेते हैं और फिर जो कर्ज़ा लिया होता है उसमें से कुछ % उस फैक्ट्री पर लगाते हैं और बकाया कर्ज़ा साइड पर कर लेते हैं। फिर कुछ वक्त गुजरता है तो वो उस कंपनी को दिवालिया ज़ाहिर करते हैं और अपने कर्ज़े माफ़ करवा लिए जाते हैं। ये बड़ा एक आसान सा फार्मूला है इन सियासतदानों का, जो ये पाकिस्तान की दौलत लूटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जब ये पकड़े जाते हैं इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए, तो ये चाहते हैं कि जब हम पकड़े जाएं तो नैब हमें ना पकड़ सके, हम नैब की गिरफ्त में ना आ सकें। इसलिए इन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि नैब जो जानबूझकर ख़ुद को दिवालिया ज़ाहिर करते हैं उनको भी कुछ ना कहे, मतलब कि मौजे ही मौजे हो जाएं। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प सी तजवीज़ है जो नैब के कानून में तजवीज़ की गई, वो ये कि जो बेनामी जायदाद हैं उनमें से बीवी बच्चों को निकाल दिया जाए। बीवी बच्चों को निकाल दिया जाए मतलब कि एक बंदा है, एक सियासतदान है, एक ब्यूरोक्रेट है, उसने कौम की दौलत लूटी और अपने नाम पर कुछ नहीं बनाया। मतलब कि उसने कौम की दौलत लूट कर गाड़ी बना ली, बंगला बना लिया, प्लाट ले लिए, बैंक पैलेस बना लिया, लेकिन अपने नाम पर कुछ नहीं बनाया। और वो जो जितना भी सब कुछ बनाया वो अपने बीवी बच्चों के नाम पर, अपने रिश्तेदारों का नाम पर बनाया। तो अब ये है कि नैब उसके बीवी बच्चों रिश्तेदारों को ना पूछे कि भाई आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, कौन लेकर आया, तो ये भी नैब की जो है ज़ुमरे से निकाल दिया जाए और नैब को कमज़ोर से कमज़ोर कर देने की तजावीज़ सारी की सारी पेश की गई। अगली जो तजवीज़ थी वो ये थी कि असासा रिकवरी का अख्तियार ख़त्म किया जाए। असासा रिकवरी का अख्तियार ख़त्म करने से क्या होगा? एमन फील्ड केस सब बरी हो जाएंगे, जो आसिफ अली जरदारी के केसेस हैं उनमें वो बरी हो जाएंगे, शहबाज शरीफ के बच्चे बरी हो जाएंगे। मतलब कि जो आला क़यादत है मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसको इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और ख़ासकर इस शिक से मौलाना फजलुर रहमान के ख़ानदान को भी रिलीफ मिलेगा। नैब दाराकार से मनी लॉन्ड्रिंग को निकाल दिया जाए। अब इस वक्त आसिफ अली जरदारी पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, शहबाज शरीफ पर टीटीज़ के केसेस हैं, मरीम नवाज़ पर टीटीज़ के केसेस हैं, तो फरियाल तारपुर पर केसेस हैं। तो वो चाहते थे कि नैब मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात को भी ना सुने। अगली जो तरमीम नैब के कानून में पेश की गई वो ये थी कि नैब 1 अरब से कम करप्शन के केसेस को ना सुने। इस तरमीम के मंजूर होने से शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और तकरीबन 2 दर्जन के करीब ऐसे सियासतदान थे जिनको फौरी रिलीफ मिलना था और उनके तमाम केसेस ख़त्म हो जाने थे और वो बाइज़्ज़त बरी हो जाते। इसके अलावा जो तरमीम पेश की गई वो ये थी कि आमदन से ज़ायद असासों को जो इसका मामला है वो भी नैब ना सुने। मतलब क्या कि अगर आपकी सालाना, आपकी माहाना आमदन 1 लाख रुपए है और आपके अखराजात 10 लाख हैं, 1 अरब हैं, 1 करोड़ हैं, तो नैब आपसे ये ना पूछे कि आपकी आमदन तो इतनी कम है लेकिन आपके अखराजात इतने ज़्यादा हैं, आपकी आमदन तो इतनी कम थी लेकिन आपने इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ कैसे लगा ली, आपने इतना बड़ा कारोबार कैसे सेट कर लिया, तो नैब आपसे ये भी नहीं पूछ सकता। इसको भी नैब के इख्तियारात से ख़त्म कर दिया जाए। इससे क्या होता है? इससे जो नून लीग का आला क़यादत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत है और दीगर सियासी जमातों की जो आला क़यादत है वो इन केसेस से, तमाम केसेस से बाइज़्ज़त बरी हो सकती थी। इसके अलावा जो तरमीम तजवीज़ की गई वो ये थी कि असासों की मालियत जो है उस वक्त से काउंट की जाए जिस वक्त वो ख़रीदेंगे।
मतलब कि अगर किसी के पास ज़मीन है, उसने कोई प्लॉट ख़रीदा है, कोई घर ख़रीदा है, तो उसकी जो मालियत है वो तब की हो जब वो बताए कि मैंने ख़रीदी थी। अब होगा क्या, सियासतदान करते क्या हैं, वो करते ये हैं कि अपनी ज़मीन की मालियत को कौड़ियों के भाव लगा देते हैं। बताते हैं जो ज़मीन अरबों की होती है उसके बारे में बताते हैं कि ये मैंने 10,000 की ख़रीदी, ये मैंने 1 लाख की ख़रीदी। तो नैब को ये तजवीज़ किया गया कि नैब के कानून में ये तरमीम कर दी जाए कि नैब जो वो बता रहे हैं उसको सच मान ले और उसकी मौजूदा जो वैल्यू है किसी भी ज़मीन की या किसी भी जगह की या किसी भी बिज़नेस की, उस वैल्यू को नैब काउंट ना करे बल्कि उस वैल्यू को काउंट करे जो वो सियासतदान बता रहा है। इसके अलावा जो तरमीम पेश की गई वो बड़ी दिलचस्प तरमीम है। वो ये है कि बैरून मुल्क से आने वाले जो सबूत हैं उनको नैब तस्लीम ना करें। सुन रहे हैं आप, बैरून मुल्क से आने वाले सबूतों को नैब तस्लीम ना करे। अब क्या है कि आपके जितने भी बड़े सियासतदान हैं, आसफ़ अली ज़रदारी हैं, नवाज शरीफ हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, शाहिद हक़ान अब्बासी हैं, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, इन तमाम के असासे कहाँ पड़े हैं? दूसरे मुल्कों में पड़े हैं। नवाज शरीफ के एमन फील्ड में पड़े हैं, इसी तरह दीगर सियासतदानों के स्विट्ज़रलैंड तक इनके असासे पड़े हुए हैं। तो अगर कोई वहाँ से सबूत इकट्ठे करता है इनके असासों के और वो पाकिस्तानी अदालतों में बेचता है, वो नैब को बेचता है, तो नैब को ये चाहिए कि उन सबूतों को उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दें। क्यों? क्योंकि नैब के कानून में ये तरमीम कर दी जाए कि नैब बाहर से आने वाले सबूतों को तस्लीम ना करे और उन सबूतों को पेश ना किया जाए। अगली जो तरमीम जो तजवीज़ की गई वो ये है कि नैब में अगर कोई साबित हो जाता है कि उसने करप्शन की है तो उसकी नाअहली की मुद्दत सिर्फ 5 साल हो। पहले ये मुद्दत 10 साल है। अगर कोई मुल्क व कौम का पैसा लूटता है, साबित होता है, उस पर चोरी साबित होती है, तो उसको 10 साल के लिए नाअहल कर दिया जाता है। वो दोबारा किसी सरकारी ओहदे पर फाइज नहीं हो सकता। लेकिन अपोजिशन ये चाहती है कि ये मुद्दत कम करके 5 साल कर दी जाए, क्योंकि बंदा 5 साल में शरीफ हो जाता है। अगर उसने पहले करप्शन किया है तो 5 साल के बाद वो करप्शन नहीं करेगा। इसके अलावा जो तजवीज़ पेश की गई वो ये है कि प्ली बार्गेन पर भी नाअहली 5 साल की जाए। प्ली बार्गेन क्या है? प्ली बार्गेन क्या है कि आपने किसी को पकड़ा, उसने करप्शन की, आपने उसको पकड़ा, उसने आपके साथ मुकमका कर लिया। ये नैब की वो शिक है जिस पे नैब पर भी तनकीद होती है कि नैब इस शिक के तहत लोगों को रिलीफ देती है। अब किसी ने 10 अरब की करप्शन किया, वो 1 अरब नैब को देता है, प्ली बार्गेन करता है और आज़ाद घूमता है। अब होता क्या है कि वो कहते हैं कि प्ली बार्गेन भी अगर कोई कर लेता है, कोई मान लेता है कि हाँ मैंने करप्शन की है, मैंने मुल्क कौम का पैसा लूटा है, तो इसके बावजूद भी उसको 5 साल के लिए नाअहल किया जाए। उसके बाद वो दोबारा से इलेक्शन लड़ सकता है, सरकारी ओहदों पर फाइज हो सकता है। और इसकी गारंटी कौन देगा कि जिस बंदे ने पहले करप्शन की है वो 5 साल बाद करप्शन नहीं करेगा? पॉइंट। अगली बात जो ये देखें ना, ये तजावीज़ हैं और कहते हैं हमने NRO नहीं मांगा, लेकिन फैसला आपने करना है कि NRO मांगा गया है या नहीं मांगा गया। करप्शन केसेस में सज़ा होने तक गिरफ्तार ना किया जाए। जब तक किसी बंदे को करप्शन केस में सज़ा नहीं हो जाती उसको गिरफ्तार ना किया जाए। पहले चेयरमैन नैब से गिरफ्तारी का अख्तियार वापस लिया जा रहा है, ये तजवीज़ दी जा रही है। अब ये तजवीज़ दी जा रही है कि करप्शन केस में किसी को गिरफ़्तार ना किया जाए जब तक उसको सज़ा नहीं हो जाती। जब गिरफ़्तार नहीं करेंगे तो उससे तहकीकात नहीं होंगी, जब तहकीकात नहीं होगी सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये बड़ी दिलचस्प जो तजवीज़ थी वो पेश की गई थी नैब के कानून में तब्दीली के लिए। इसके अलावा जो तरमीम पेश की गई वो ये कि नैब ने अगर आपको सज़ा दे दी, आप करप्शन साबित होगी, नैब ने सज़ा दे दी, उसके बाद आपने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट ने भी सज़ा बरकरार रखी, तो उसके बाद आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो अपोजिशन जमातें ये चाहती थी कि जब नैब की कोर्ट सज़ा दे दे, जब हाई कोर्ट सज़ा दे दे, तो तब तक बंदे को नाअहल ना किया जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। मतलब कि आप हाई कोर्ट से भी मुजरम साबित होगे, आप नैब की अदालत से भी मुजरम साबित होगे और आपने उन दोनों सज़ाओं के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, और जब तक सुप्रीम कोर्ट उस अपील पर कोई फ़ैसला नहीं सुना देती आपको नाअहल ना किया जाए और आप सुकून से मज़े से सरकारी ओहदों पर फाइज रह सकें, वज़ीर बन सकें, कौमी असम्बली के मेंबर बन सकें और अपनी लूट मार को जारी रख सकें। अगली जो तरमीम पेश की गई वो ये थी कि किसी भी मेंबर पार्लियामेंट की गिरफ्तारी का फ़ैसला पार्लियामेंट ही करे। अब पार्लियामेंट में कौन फैसला करेगा? पार्लियामेंट की कमेटी फैसला करेगी जिसमें आधे लोग अपोजिशन से होंगे
आधे लोग हुकूमत से होंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये 6 लोगों की पार्लिमानी कमेटी है तो इसमें 3 लोग अपोजिशन से होंगे और 3 लोग होंगे हुकूमत से। अगर हुकूमत के किसी बंदे का केस आएगा और नैब उसकी गिरफ्तारी करना चाहती है तो वो हुकूमत के 3 लोग रिजेक्ट कर देंगे उसे, उसकी गिरफ्तारी के आर्डर जारी नहीं होंगे। अगर अपोजिशन का कोई बंदा पकड़ा गया है उसको गिरफ्तार करना चाहती है नैब तो अपोजिशन के 3 बंदे इनकार कर देंगे। मतलब कि इस तरह जो सियासतदान हैं वो नैब की गिरफ्त से बच सकेंगे और नैब उनको गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। इसी तरह नैब की इंक्वायरी जो पहले 3 माह में होती थी उसकी मुद्दत बढ़ाकर 6 माह कर दी जाए और जो नैब कोर्ट का फैसला होता था जिस पे फैसला सुनाने की मुद्दत थी वो 30 दिन से बढ़ाकर वो भी 6 माह कर दी जाए। मतलब क्या कि केस को लटका दिया जाए। पहले 3 माह के बजाय नैब 6 महीने में आपकी जो इंक्वायरी कंप्लीट करे, उसके बाद जो अदालत है वो 30 दिन के बजाय वो उस फैसले को 6 माह तक ले जाए। मतलब कि जितना तवील हो सकता है इस प्रोसीजर को उतना तवील किया जाए ताकि जो मामला है जब तक आपको सुप्रीम कोर्ट में जाकर सज़ा मिलती उसी मामले में आपके को 10-12 साल गुजर जाएं। इसके अलावा जो तरमीम पेश की गई वो ये थी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है तरमीम है और आप खुद सोचें कि अगर ये तरमीम कर दी जाए नैब के कानून में तो फिर नैब की क्या वक़्त रह जाती है। वो ये है कि वादा माफ़ हुआ ख़त्म कर दिए जाएँ। अब होता क्या है कि इन लोगों ने बहुत से ऐसे लोगों के नाम पर जाली अकाउंट बनवा रखे हैं। लोगों के नाम पर एक गरीब चौकीदार है उसे पता ही नहीं और उसके नाम पर पूरी फैक्ट्री बना रखी है। तो अब क्या होता है कि जब उन लोगों को अदालत में पेश किया जाता है तो वो तैयार हो जाते हैं, वो बताते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिला इससे, ये हमारा बिजनेस है ही नहीं है बल्कि हमारे नाम पर इन लोगों ने बना रखे हैं। तो ऐसे वादा माफ़ हुआ जो उस करप्शन में उनकी करप्शन में उनको मिलता कुछ नहीं है लेकिन वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो जब वो अपने तमाम सबूतों के साथ अदालत में पेश हो जाते हैं और नैब के वादा माफ़ हुआ बन जाते हैं तो ये चाहते हैं कि वादा माफ़ हुआ भी ख़त्म कर दिए जाएँ। इसके अलावा गुमनाम रिपोर्ट पर कार्रवाई ना हो। अब नैब में बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कोई ईमानदार बंदा उठता है जो उनकी करप्शन को जानता है, वो तमाम फाइलों के सबूत इकट्ठे करता है, नैब के दफ्तर में दे आता है, नैब उस पर इंक्वायरी खोलता है, कार्रवाई शुरू होती है और वो करप्शन पकड़ी जाती है। अब ये चाहते हैं, अपोजिशन ये चाहती है कि ऐसे तमाम लोगों को जो है वो सामने लाया जाए जो रिपोर्ट दर्ज करते हैं। गुमनाम रिपोर्ट तो कोई हो ही ना, अगर कोई शिकायत करता है तो वो सामने आए ताकि हमें पता चले और हम उसका पता साफ़ कर सकें। आखिरी अब तरमीम है, इसके बारे में आपको बताता चलूँ। ये तरमीम ये है कि जितने भी इश्तहारी मुजरिम हैं या मुल्ज़मान हैं जब तक वो अदालत में पेश नहीं हो जाते उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न की जाए। मतलब क्या? मतलब ये कि इस वक्त इसहाक डार इश्तहारी मुजरिम हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए जब तक वो पाकिस्तान वापस नहीं आ जाते, उनके ख़िलाफ़ कोई केस ना सुना जाए, उन्हें कोई सज़ा ना दी जाए। नवाज शरीफ इश्तहारी मुजरिम हैं, जब तक वो पाकिस्तान वापस नहीं आ जाते उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए, उनके ख़िलाफ़ कोई केस ना सुना जाए। इसी तरह जो शहबाज शरीफ के दामाद हैं, एक बेटे हैं, नवाज शरीफ के बच्चे हैं, ये सब इश्तहारी मुजरिम हैं। इन तमाम इश्तहारी मुजरिमों को रिलीफ दिलवाने के लिए ये तरमीम पेश की गई कि नैब किसी भी इश्तहारी मुजरिम के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक कि वो ख़ुद मौजूद ना हो। अब इन तमाम तजवीज़ को आपने सुना, अगर नैब के कानून में ये तमाम तरमीम कर दी जाएँ तो आप ख़ुद बताएं कि नैब की क्या हैसियत रह जाती है, इन चोरों डाकुओं को कितना रिलीफ मिलेगा और क्या। अब आपने बताना है कि ये NRO था या नहीं था। क्या हुकूमत से अपोजिशन ने NRO नहीं मांगा? हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल तरीका ज़रूर है, आपको समझाया है, यकीनन आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह NRO था या नहीं था। मुझे यासिर जलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।